अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस साल के नए बजट कुछ बोल्ड क्लेम्स के साथ आया है। 4.2% जीडीपी ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट में ज़बरदस्त कमी। क्या ये सूरत हाल रियलिस्टिक है या फिर से विशफुल थिंकिंग? Joining us today in the studio is economist and former advisor to the government of Pakistan, Khaqan Najib. Thank you so much for joining us today, sir. Always happy to join you in your program, Mariam. Thank you. आज का मौजू है नया बजट and we'll be talking about certain specifics regarding it. बजट में 4.2% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया था। क्या ये रियलिस्टिक है जब हाल ही में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ने अंडर परफॉर्म किया था? देखिए, एक तो ये है कि हम इस बजट को अगर इस तनाजुल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट अगर दो लफ्ज़ों में मरियम मैंने आपको एक्सप्लेन करना हो जी। और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना हो तो ये एक फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, जिसका उर्दू में मतलब ये है कि ये मालियाती खसारे को कम करने का बजट है। 3.9% पे मरियम लाना चाह रहे हैं मालियाती खसारा, जिसका जी। मतलब है कि 1,500 अरब का खसारा होगा अगले साल। इस साल जो कि ख़त्म करके आ रहे हैं 2025, 7,444 का खसारा, 5.6% के करीब का खसारा था। सो एक तो डायरेक्शन ये है, करना ये चाह रहे हैं, यानी कि जी। नए टैक्सेस के इजरा से, एनफोर्समेंट के इजरा से, एक्सपेंडिचर को कम करके, यानी कि हम्म। स्पेशली जो हमें 800 अरब की रिलीफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ द डेट, जो हमने मार्कअप और डेट को पे करना है। तो मैं पहले तो हम यानी कि वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रेमवर्क है क्या जिसमें ये जी। बजट बना है। सो डायरेक्शनली आईएमएफ जो मूव करता है वो मैक्रो स्टेबलाइजेशन पे करता है। ग्रोथ जिसका आपने जिक्र किया, ये हर कंट्री की ख्वाहिश है, बिकॉज नौकरियां नहीं निकल सकती, जी। इनकम बढ़ सकती अगर ग्रोथ नहीं हो रही। पर स्टेइंग विद द आईएमएफ इज अबाउट मैक्रो स्टेबलाइजेशन। 2.5 या 6% के करीब की ग्रोथ एनविजिज्ड है जो साल खत्म करके आ रहे हैं। हम्म। अगला साल एक मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेंगे। बट आई थिंक के जो दो लफ्ज वहां मैंने आपको कहा, फिजिकल कंसोलिडेशन, आपको रियली रियली हाई स्किल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिजिकल मैनेजमेंट चाहिए होगी। ये जो 3.9% का खसारा है ना, ये जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 15 साल पहले शायद 4 से नीचे हम गए हों, वरना हम 4 से नीचे कभी भी नहीं गए फिजिकल खसारे में। ये मैं आपको एक इंसाइट शेयर करता हूँ, बहुत कम जी। लोगों को जी। पता। जब हम 2013-16 का फंड का प्रोग्राम कर रहे थे, मैं वो प्रोग्राम चूंकि एंकर कर रहा था उस कोर टीम के साथ पाकिस्तान में, तो तब भी हम्म। आईएमएफ की ख्वाहिश ये थी कि हम अपने खसारे को 3.5% ऑफ डेफिसिट पे ले आए। सो दैट जी। इज द माइंडसेट स्टिल एट द बैक। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये सारा बजट आखिर है क्या। इसमें हम्म। जब मैक्रो स्टेबलाइजेशन आती है, आपने आज रिजर्व्स की पोजीशन देखी, वो इस वक्त जी। 14.5 अरब डॉलर की है, मरियम। दैट हम्म। इज रियल जंप फ्रॉम वेयर वी वर एट 3.9 बिलियन और डिफॉल्ट की हम्म। गुफ्तगू होती थी, वहां से 14.5 अरब का बिल्डअप होता है। करंट अकाउंट जब संभलता है तो ये एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन के तीन आंसर हैं। एक, इन्फ्लेशन आपकी कम हो गई है। एक, आपका हम्म। बाहर का खसारा संभल गया है, सरप्लस में आ गया है। कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स बिल्ड हो गए हैं। और चौथी चीज यह है कि फिस्कल का खसारा जो है वो आप कम करने की तरफ डायरेक्शनली जा रहे हैं। ये तो एक मुल्क की डायरेक्शन है। अब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि क्या हम 4.2% की ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए, जी। ये एक एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट है। टू बी फेयर, एग्रीकल्चर पिछले साल जो बंद करके आ रहे हैं, 13% कॉन्ट्रैक्शन है क्रॉप्स में। दैट्स अ हम्म। रियल ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन। नंबर दो, जो एलएसएम है वो 1.5% नेगेटिव है। सो अगर आप इन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखें तो फिर तो ऐसा मुश्किल लगता है कि हम 4.2% पे जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन एग्रीकल्चर की थी, होपफुली क्रॉप्स बेहतर होंगी तो वहां पे हम्म। थोड़ी सी ग्रोथ आ जाएगी। जनरली ये मैं कह सकता हूं कि 3 से 4% की ग्रोथ जो है, बिकॉज एट द बैक ऑफ अ लो ग्रोथ लास्ट ईयर जो FY25 क्लोज किया है, तो हम शायद जो है कर पाए। अगेन डिपेंड्स कि एग्रीकल्चर कैसे बिहेव करता है। क्योंकि पॉलिसी रेट 11% के करीब आ गया है। 22% जी। पे मरियम नॉट बोरो एंड सेट अप एन इंडस्ट्री, मरियम विल नॉट एक्सपैंड, मरियम विल नॉट बाय एग्जैक्टली। अ कार, Mariam will not, hire new people, but Mariam will be able to do all these things because अब 11% का रेट है। आप ये सोचिए, आपने 1 करोड़ रुपया बोरो किया, पहले आप 23 लाख रुपया दे रही थी साल जी। का, 1%, चले आप, यू आर वेरी गुड बोरो। अब आप 12 लाख रुपया दे रही हैं, सो आपके मार्जिन बेहतर हो गए, सो मे बी देर इज सम ग्रोथ।
अगर रुपया जो है देखें थोड़ा सा मूव किया, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रुपए को अगर हम ना रोकें और 283 284 पे जाने दें तो हम्म, एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है, अगेन थोड़ी सी ग्रोथ आती है। अब ये सब डिपेंड करता है कि ये जो वक्त मिला है ना मरियम हमें, ये जी, अगर हम तनाजुल में देखें कि एक स्पेस मिल गई, एक टाइम मिल गया, अगर एक तो हम ब्रीदिंग अपने स्पेस मिल गई है। जी बिल्कुल, अगर हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक कर लें तो 3.5-4% की ग्रोथ निकाली जा सकती है। 4.25 अभी भी एम्बिशियस टारगेट लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दोज मूविंग पार्ट्स। आप नाजरीन को बता सकते हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा क्यों दिख रहा है हमें? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दो तीन वजूहात हैं इसकी। पहली वजह यह है कि जब भी आईएमएफ की इंगेजमेंट होती है तो आईएमएफ हैज़ टू इंश्योर दैट जो पाकिस्तान को 20 से 22 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है, दैट हम्म, इज डन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो बिकॉज अगर आप 3.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे खड़े हैं, डिफॉल्ट की जी बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, जस्ट गो बैक 18 months। सो आईएमएफ जी ने जी। आपको इंश्योर करना है कि यू कम आउट ऑफ द डिफॉल्ट। दैट्स व्हाई मरियम वी कॉल IMF डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और द डॉक्टर एज एब्सोल्युटली। आई, एक आईसीयू का डॉक्टर है, मैं आसान हम्म, लफ्जों में समझा। अब आईसीयू का पेशेंट इज क्रिटिकल, राइट? और क्रिटिकलिटी पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट से आ रही होती है कि बैरूनी हम्म, खसारे नहीं। सो एक तो उसने इंश्योर किया कि आपके जितनी 15-16 अरब डॉलर दोस्त ममालिक को वापस जाने थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना, और जी इनको जो गवर्नमेंट के वापस जाने थे वो रोल ओवर हो गए, सो आपने वो पेमेंट्स नहीं की। नंबर दो, जो आपकी इनके ही कमर्शियल लोनिंग थी, अब अभी मेरा ख्याल है चाइना से शायद 3.7 अरब डॉलर की थी, वो भी गई और वापस आ गई। सो ये हम्म, एक तो ये हुआ कि आपकी पेमेंट्स का प्रेशर वहां पे टूटा। नंबर दो, आपको आईएमएफ के 1 अरब 1.5 अरब डॉलर मिल गए, सो हम्म, वो भी आपको मिल गया। कुछ क्लाइमेट फाइनेंस में पैसे मिल गए। मल्टीलैटरल्स ने भी आपको पैसे देना शुरू किया। आपने सुना होगा ना, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम 2 अरब डॉलर पर साल का जी प्रोग्राम कर, आईएफसी ने ऐड किया, एडीबी की कई रकमें आना शुरू हुई। सो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आल्सो फ्लोड इन। फिर ये हुआ कि इस सारी स्टेबिलिटी ने रुपए की जो इंटरबैंक की कीमत है और जो ओपन मार्केट की कीमत है उसको तकरीबन बराबर कर दिया। तो मरियम, आई वर्क अब्रॉड, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। दैट्स दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेसिव। वेरी जी इम्प्रेसिव, राइट? अच्छा, इसके कई मुहरकात हैं। एक तो मैक्रो स्टेबिलिटी है ना, फिर जी। एस्टेब्लिशमेंट ने बॉर्डर कंट्रोल्स, अफगान ट्रांजिट ट्रेड कंट्रोल, ये हम्म, इंपॉर्टेंट मुहरकात हैं। अगर आप उनको कर लें तो मतलब 5-6 अरब डॉलर की कहीं लीकेज हो रही थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड से। हम्म, सो उधर से आपको एक रूम मिला। अब मल्टीलैटरल्स ने भी आपको पैसे देना शुरू किए, सो फ्लो ऑफ मनी बिकेम। बट जो सबसे बड़ी बात, जब ओपन और इंटरबैंक का रेट बराबर हुआ, आई हैड नो इंसेंटिव टू गिव मनी व्हेन आई वर्क अब्रॉड, कि मैं जाकर किसी मनी चेंजर को दूं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले। व्हाट डू आई डू? आई सेंड इट, आई सिट ऑन माई कंप्यूटर, आई सेंड इट टू माई बैंक इन पाकिस्तान। फॉर्मलाइज हुई तो 37 अरब डॉलर के करीब आपकी रेमिटेंस चली गई, जो ट्रेडिशनली 30, 32, 33, सो आपको 5-7 अरब वहां से आया। अब जब इंटरबैंक मार्केट लिक्विड हुई, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू हम्म, अंडरस्टैंड। जब वो लिक्विड हुई तो स्टेट बैंक को मौका मिला कि वो जाकर 5-7 अरब डॉलर उठा सकें मार्केट से, और क्वालिटी ऑफ रिजर्व जो है, जिसको मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट होती है, एक जी क्वालिटी ऑफ रिजर्व जो है वो बिल्ड कर सकें। और आखिरी बात यह है कि जब करंट अकाउंट का खसारा होता है तो आपको रिजर्व से वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ये याद रखिए। जब बैरूनी इंपोर्ट जी माइनस एक्सपोर्ट माइनस रेमिटेंस, तो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वहां से पिकअप करके हमें पेमेंट करनी, वो भी नहीं करनी पड़ी। So all this put together has ensured that you today, अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2.5 माह के ऊपर की इंपोर्ट कवर पे खड़े हुए हैं। देर इज नो प्रेशर एज सच। 14.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, एंड दैट्स अ गुड पोजीशन फॉर पाकिस्तान टू बी। तो सर, अगर आप डिफेंस के बजट में देखें उसमें 20% इजाफा दिखता है, उसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो उससे हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज से क्या नजर आता है? तो नंबर वन बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान का जो ब्रांड है ना, आई थिंक ये कौन को समझना चाहिए। आई नो कि एक लो मोराल पाकिस्तान का रहा है, जी instability coupled with economic instability. Go back a couple of years ago, 2-3 साल पहले तो ये सब कुछ था। 10th मई ने ब्रांड पाकिस्तान को तब्दील कर दिया, एंड दिस जी। इज अ पर्सन
telling you who not only does economics, but I thoroughly look at businesses. I talk to them. I talk to Pakistan's people who are looking at Pakistan from the outside also. And my sense today is कि 10th मई को पाकिस्तान का जो ब्रांड है उसमें एक वर्ड का इजाफा हो गया कि यार this seems like a responsible nation. It didn't go to Mm, war. When it mm. went to war, it said, we are showing major restraint. When globally लोगों ने इन्वॉल्व होके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, we stepped forward. Brand Pakistan has really changed, and that has changed because I've been with the government, so there are many things I understand. Out of them, what I can say is that we build an air capability, we build a missile capability in Pakistan. जी We build यानी कि beyond nuclear we build a conventional capability. So आपकी डिफेंस स्पेंडिंग और जो आपका नेबर है जिसके साथ 10th में जी हुआ, आपको मालूम है कि अगर आप इस साल 2700 अरब रुपया अपनी डिफेंस पे खर्च करने जा रहे हैं। पिछले साल मेरा ख्याल है जब बजट क्लोज होगा 21,500 हम्म, के करीब, सो जैसे आप कह रही हैं कि हमने एक राइज दिया है, मे बी जी दिस एक्चुअली एट when I look at it, would need a further push. और उसकी वजह हम्म, ये है कि if your neighbor is at $76 billion, then you have to जी really and spend carefully. ये एक हकीकत है। जोग्राफिया जो है कंट्रीज का, वो कंट्रीज डिटरमिन नहीं करती। वो जी एक डिटर्मिन चीज है। हमारे दो साइड के बॉर्डर्स जो हैं, स्कॉलर्स समझते हैं कि एक्सपोज्ड हैं। पाकिस्तान के जी और पास। हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हमें सरहदों की हिफाजत करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So given all that, I think या this is a bare minimum. ये कोई ऐसी स्पेंडिंग नहीं है जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आज given the size of the budget, this is a reasonable spend. लेट्स सी हाउ हम्म, थिंग्स प्ले आउट। अगर चीजें ऐसे ही नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएं, आई रियली होप कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हम आगे बढ़ सकें। जी Because देखिए ना, अभी प्रेशर तो आप के ऊपर रिलीज नहीं हुआ, आईडब्ल्यूटी को सॉल्व तो करना है। हम्म, अगर बाकी इश्यूज को मैं साइड भी कर दूं तो ये तो एक इशू है। सो गिवन दैट, आई थिंक 20% का राइज इज अ रीजनेबल वन। आई ऑलवेज थॉट कि ये इतना को राइज तो करना चाहिए। अब उसको अच्छा स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। सो वी की बिकॉज ये भी बात तो एक, अगर आप इससे ये देखें तो तय हुई है ना कि बियॉन्ड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इज एज इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक जी दैट्स वेयर व्हाट पाकिस्तान ट्राइंग टू डू। तो ऑब्वियसली ये एक यूनिक सिचुएशन था, एक नाजुक मोड़ पर हम खड़े हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर नेबर। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स का इल्ज़ाम है कि ऑब्वियसली कि इसका मतलब है वंस अगेन दिस ईयर जो हमारी तवज्जो होनी चाहिए तालीम के ऊपर और हेल्थ के ऊपर इज़ वंस अगेन स्टैगनेंट। तो इस पर आप क्या राय देंगे? मरियम, देखें, मेरी दो राय हैं। एक पहली राय ये है जी कि तवज्जो सबसे ज्यादा ये होनी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या काम करना है, पाकिस्तानियों को अब ये समझना जी पड़ेगा, और जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या काम करना है। जी 18वीं तरमीम या तो उसको तब्दील कर लें, या अगर उसको मानते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ, पावर्टी, ज़कात, उशर, जी क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, ये किसके हैं? ये चारों प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। हम्म, प्रोविंसेस आर मनी रिच, आई मीन इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको ये, सो वी विल रियली ट्राई एंड ब्रेक डाउन दिस, राइट, सो दैट जी ये समझ। जरूर जी जी अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट को जो काम करने हैं, यानी कि ऑन द जैसे कहेंगे रिफॉर्म साइड, चले हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स गो टू द प्रोविंसेस। फेडरल गवर्नमेंट का जो पीएसडीपी है, जिसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं, ठीक, जिससे नालियां भी हम बनाते रहे हैं, रोड्स भी हम जी जी बनाते रहे हैं, रेलवे कैपेबिलिटी भी हम बिल्ड करते रहे हैं। 1,000 अरब है जो पिछला साल खत्म हुआ है, 900 अरब खर्च हुआ था, ठीक। सो ये तो एक हमारे पास स्पेंड है, और ये कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि इकोनॉमी के हुजम का ये कम होता रहा है। पहले ये बहुत ज्यादा हुआ, 2% हुआ करता था किसी वक्त, पर अब ये कम होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बट दूसरी तरफ देखिए ना मरियम, पूरे पाकिस्तान की जो पंजाब, सिंध, केपीके एंड क्वेटा मिलाकर 2100 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट खर्च करने जा रहे हैं। ये जी पाकिस्तान में हिस्टोरिक है। ये पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 2100 अरब प्रोविंसेस खर्च करें। एक पंजाब अलोन विल स्पेंड 1200 बिलियन रुपीज हम्म इन डेवलपमेंट स्पेंडिंग। सो ये जो प्रायोरिटीज आपने मुझे बताई हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ केयर में जी माल न्यूट्रिशन है, मैं प्राइमरी हेल्थ केयर को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जी
टर्शरी तो अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े, प्राइमरी हेल्थ केयर, मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, प्रोविंसेस की जी। कैपेबिलिटी। प्रोविंसेस आर फ्लश विद मनी। 60% बजट का हम उनको दे देते हैं, वो हम्म। खुद भी बहुत टैक्सेशन कर सकते हैं। अब एक तो ये मैंने आपको बयान किया, दूसरी बात कि वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग, इसी तरह करंट बजट भी उनके पास बहुत है। हम्म। उनके पास तो शायद कैपेबिलिटी एट टाइम्स लिमिट हो जाती है टू डू दिस, बट द रियल थॉट प्रोसेस आर द टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक ये है कि उनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स, जी। उनके पास मोटर व्हीकल टैक्स, उनके पास, पर इंसेंटिव कोई नहीं है उनको, क्योंकि वफाक सारे पैसे दे रहा है। सो हमें अब हम्म। जो real सोच, मैं कहता हूं टाइम एंड स्पेस, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में ये दो वर्ड यूज करूंगा, जो जी। ग्रेट टाइम एंड स्पेस मिली है बोथ फ्रॉम द IMF एंड ब्रांड पाकिस्तान, हमें इसको यूज करना है कि हम प्रोविंसेस को कहें कि भाई अब आप ये जो सारा पैसा है इसको कैसे खर्च करना चाहते हैं। देखिए, एजुकेशन में मेरी राय ये है, और जब हम पढ़ा हम्म। भी करते हैं और रिसर्च को देखते हैं, एक तो ये है कि हम स्कूल बनाई जाएं। आई थिंक ये तजर्बा पाकिस्तान में ना कामयाब नहीं हुआ कि हम स्कूल बनाए, फिर पता चला जी घोस्ट स्कूल बन गए, फिर पता चला जी। क्वालिटी ऑफ बड़ी पुअर है। ये सब तो आया है ना। आई मीन, वी आर ट्राइंग टू डू अ पॉजिटिव क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। सो क्यों ना हम ऐसे करें कि मरियम, अगर इफ आई हैव अ लो इनकम, यू सप्लीमेंट माई इनकम बाय गिविंग मी अ वाउचर एंड सेज कि वो किसी भी पाकिस्तान के लो इनकम, हाई इनकम प्राइवेट स्कूल हम्म। में जाएं, लेट्स 4,000 अ मंथ का, और मैं उसको कहूं कि भाई ये वाउचर है, ये मेरा बेटा है, आप या मेरी बेटी है, आप इसको तालीम दें और ये मैं पेमेंट करूंगा। अब जब वो होगा ना, तो फिर जो इंसेंटिव है स्कूल का, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, अभी तो ये ना पब्लिक स्कूल है, लो सी फीस है या ना हम्म। होने की। अब प्रोविंसेस को ये सोचना है कि एजुकेशन का रीथिंक है क्या, हम्म। एजुकेशन का फ्रेमवर्क है क्या, और इसी तरह जो सहूलियात हैं हॉस्पिटल बनाने की हमें करनी चाहिए, या हमें हॉस्पिटल के लिए पे करना चाहिए लोगों को, एंड लेट देम डिसाइड हाउ दे वांट टू रन देयर हम्म। हेल्थ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि देर आर सर्टन थिंग्स गवर्नमेंट मस्ट डू, डिफेंस, फॉरेन, ये तो करना ही करना है, मे बी हम्म। टू अ सर्टेन डिग्री प्राइमरी हेल्थ केयर भी करनी है, but there are certain things the government should pay for but not do themselves। हम्म। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब प्रोविंसेस को ओनर्स है, और हमें उन पे ये जो दो सब्जेक्ट आपने जिक्र किया है कि जी। सोशल ग्रो कैसे। अच्छा, एक तीसरा एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे आएगी पाकिस्तान में। और जब ये शुरू हुआ, क्योंकि मैं टेबल पे मौजूद था, हमने 10-15 अरब रुपए से शुरू किया था इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप उसको बेस्ट कहें, एहसास, जो भी जी। आप उसको नाम जी। देना जी। चाहें। It's a program where we reach more than 10 million families. We reach हम्म। women especially. We supplement their income. Last year किया। इस साल 700 अरब से तजावुज का प्रोग्राम होगा, जो 10 मिलियन हाउस होल्ड, इनके 5 करोड़ लोगों पर जाएगा, और टारगेटेड होगा टू द फैमिली। अब इसमें मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि ये तो सब्जेक्ट वफाक का है ही नहीं, इसको तो देना चाहिए प्रोविंसेस को। द हम्म। प्रोविंस शुड बी putting in money and the wafak should be withdrawing out of this। ये है असल काम जो अब वफाक और प्रोविंसेस ने मुल्क के NFC के तहत और बजट हम्म। को, एक्सपेंडिचर को ठीक करने के तहत, और फ्रेमवर्क ये बनाए ना, अब इसी तरह जो हमारा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उसके आउटकम बेस्ड करते हैं, हम उसको इनपुट बेस्ड चलाते हैं। सो हम उसको आउटकम बेस्ड कैसे करेंगे। आप हम्म। और पाकिस्तानी ये चाहते हैं ना कि यार हमें क्वालिटी चीज़ों की मिले, इंटरवेंशंस। आज जो गुफ्तगू की है हमने बजट के ज़मन में, बजट एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। आज मैंने आपको बजट का एक जाविया दिया है, जो बजट का इकोनॉमिक बेस्ड आइडिया है कि कैसे जी। इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक करें। तो देखें, ये भी याद रखें, आपने इस मुल्क में जब इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक किया है ना, आप जो जिन क्रॉप्स में इंटरवीन नहीं करते, राइस में इंटरवीन नहीं करते, मेज में इंटरवीन नहीं करते, एग्जैक्टली। ना जिंदगी में शॉर्टफॉल होती है। $3.5 अरब की राइस एक्सपोर्ट भी होती है। ये मुल्क बिल्कुल जो दुनिया की हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसी पे चलता है। ये भूल जाएं ये कहना कि नहीं 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 जी हमारा तो कॉन्टेक्स्ट फर्क है, कोई कॉन्टेक्स्ट फर्क नहीं है। आप जिस नहीं। स्टेज ऑफ ग्रोथ पे हैं, जहां जो इकोनॉमिक्स, अब मैंने आपको कई फ्रेमवर्क्स बताए हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो आई रियली होप कि अब ये हम कंसेंसस बिल्ड करें, या जिसे कहेंगे ये थिंकिंग बिल्ड करें कि ये सारे काम आखिर कैसे होंगे। सर, आपके क्या राय है regarding the new tax slab? So obviously there's been a lot of conversation about it online, specifically कि क्या ये salaried class के लिए relief है या नहीं है, इस पर आपके क्या राय है? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो सैलरीड क्लास है उससे जो हम चार्ज कर रहे हैं
that's much higher than what we जी used to. And at times it becomes compatible to countries जो कि बहुत ज़्यादा शायद facilitate कर रही होती हैं लोगों को. Sometimes ये जो यूरोपियन हम्म कंट्रीज हैं उस तक का टैक्स ब्रैकेट चला जाता है, ऊपर सुपर टैक्स भी लगता है. देखिए, इसको फिर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. ये डिसइंसेंटिवाइज करता है कि मैं ज्यादा काम करूं या ज्यादा अर्निंग करूं. लेट्स से हम्म मैं कंसल्टेंट हूं, या फिर मुझे डिसइंसेंटिवाइज करता है कि मैं अपनी एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर अपनी इनकम को छुपाऊं, या मुझे हम्म फिर डिसइंसेंटिवाइज करता है कि मैं पाकिस्तान में रहूं. सो इसको हमें जरा थोड़े और जाविये से चीज को सोचना है. मैं हैरान हूं कि हम आईएमएफ को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि पाकिस्तान से एक एग्जोडस भी है लोगों का. फिर लोग हम्म अगर हायर ब्रैकेट हो इनकम का तो वो अपनी सारी जो पर्चियां हैं वो दिखाते नहीं है. सो why are हम्म we not being able to apply good economic logic with the IMF folks, and why हमारी तरह के ही लोग हैं आईएमएफ में, हमारी तरह की हम्म यूनिवर्सिटी पीएचडी करके आए हैं, हमारी तरह ही कंट्रीज पे काम करते हैं. दे हैव टू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली देर आर कंट्रीज ज्वाइनिंग जो कि जीरो इनकम टैक्स ले रही हैं. तो वाई वुड अ शोफर, वाई वुड एन इंजीनियर, वाई वुड a doctor then not be wanting to go there, or PIA lose its pilots. You have to think like that. जी अगर आप इस सोच को के हामिल बनेंगे तो फिर दूसरी सोच आगे से जवाब ये आएगा कि जी फिर आप रियल एस्टेट को, फिर आप रिटेल को, फिर आप जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को एग्जैक्टली टैक्स करें. तो अगर आप टैक्स ये भी नहीं करना चाहते तो फिर सेक्टर तो तीन है. एक आपका हम्म सैलरीड है. मरियम की टैक्स को हाईएस्ट कर दें. मरियम बहुत अच्छी एंकर हैं, शी इज द लीडिंग एंकर ऑफ पाकिस्तान. हम्म हम उनसे 38.5% चार्ज करते हैं फिर टैक्स. इसी तरह जी कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो टैक्स है वो बहुत हाई है. ये इसका मतलब है कि इंडस्ट्री आउट ऑफ पाकिस्तान जाती है, या मुझे इंसेंटिव ही नहीं होता. मैं कहता हूँ यार चलो आई हैव 100 million rupees, I'll put it in the bank and earn a decent living rather than setting up a manufacturing. Because there if I'm paying something like 45% corporate income tax और उसके ऊपर 15% लगता है अगर मैं अपना डिविडेंड निकालूं उसमें से, दिस बिकम्स टेरिबली हाई. मरिए मैं आपको मजे की बात बताऊं. जी वी ऑन द टेबल इन फाइनेंस और 29% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था, एंड वी वर हम्म डायरेक्शनली मूविंग टू 25%. आज हम्म, कहाँ वो तब्दील हो गई. सो अब मुल्क को ये सोचना है. जी हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अब भी नहीं करेंगे. ये कैसा जिसे कहेंगे तजाद है कि वो पाकिस्तान उस ने डायरेक्शन में आपको कोई तब्दीली नजर आ रही थी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स? रियल एस्टेट तो बहुत दूर की बात है. मरियम अब मतलब कभी कभी मुझे वी हैव ग्रेट पैशन टू डू थिंग्स इन पाकिस्तान, बट जी समटाइम्स आई फील वेरी अनईजी व्हेन 78 जी इयर्स हमने खुद नहीं लेजिस्लेट किया और ये कहते रहे हम्म कि ये तो पोटेंशियल सब्जेक्ट है तो हम इस पे नहीं जाते. दैट्स नॉट अ फेयर वे टू थिंक अबाउट. ये 22-23% है पूरी इकोनॉमी का. जस्ट ट्राई एंड जी अंडरस्टैंड कि जो 22-23% ऑफ माई इकोनॉमी है, वेयर इनकम्स आर मेड, incomes are lost at times, you don't pay tax, but great incomes are made. और उस पे हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे. फिर जब फंड ने, आईएमएफ ने आके नज किया तो हम्म चारों प्रोविंसेस ने जाके लेजिस्लेट कर दिया ये चीज कि हम अब टैक्स करेंगे. और फिर ये नज करवाया जी गया कि आप मरियम के इक्विवेलेंट, इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट, नॉन सैलरीड के इक्विवेलेंट इसको टैक्स करें. और फिर भी दिस फिगर, यूजली मैं फिगर्स बड़े कंफर्टेबल देता हूं. मैं ये देख हम्म रहा था कि शायद 19-20 अरब रुपए से ज्यादा नहीं रखा गया चारों प्रोविंसेस में कि पूरे प्रोविंसेस से ये टैक्स कलेक्ट होगा. अब हमें खुद सोचना है कि जो 22-23% है और एक जिसे कहेंगे 6 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा हम्म है, उसमें उसने उसको टैक्स देना है. मेरा जाती ये ख्याल है कि इधर भी एक फ्रेमवर्क की तब्दीली ये होने वाली है. सारे टैक्सेस एफबीआर के पास है ना, और एफबीआर को आप हम्म जितना मर्जी कहें अच्छा कहें, मतलब मेरी तो वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रही है व्हेन आई वाज इन जी फाइनेंस, पार्ट ऑफ जी अस. दे स्टिल कलेक्ट 12,000 बिलियन रुपीज इन पाकिस्तान यार. एंड हम्म प्रोविंसेस जो है वो तो मतलब एफबीआर 10.3% कलेक्ट करता है, सारी प्रोविंसेस मिला के 0.8% नहीं कलेक्ट करती. सबके पास रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं. ये टैक्स भी इवेंचुअली अगर जब पाकिस्तान को हम बिल्कुल फ्रेमवर्क्स को जिसे कहेंगे ना दुरुस्तगी हम्म करेंगे, ये जी चला जाना चाहिए फेडरल के पास. बिकॉज ये एफबीआर का टैक्स है, ये एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हम्म है. ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी में वहां होना चाहिए. चलें, ये तो है बिल्कुल आइडियल, जिसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनली आइडियल जी फ्रेमवर्क. बट जहां जी पे खड़े हैं,
चारों प्रोविंसेस को जिस हद तक भी वो कर सकें, अब जाकर ये कलेक्ट करना है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि ताजिर दो स्कीम के 50 अरब आने थे और आए 40 या 37 लाख रुपया। इस जी तरह अगर मुल्क चलाएंगे ना, तो फिर ये कभी भी नहीं होगा कि आप आईएमएफ से निकल सकें या दुनिया से अपने रोल ओवर्स कराकर जिंदगी काटते रहें। टाइम ये है। इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि मेरा एम्फोसिस सारा टैक्सेशन पे है। मैंने पहले आपसे सारी ग्रोथ फ्रेमवर्क की बात जी की है, जी जरूर। बनाना है। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि ये जो दो सेक्टर हैं आपके, ये 22% ये है, और एक बड़ा 20% होलसेल और रिटेल भी है। अब आपको जी ये सोचना पड़ेगा ना कि वक्त आ गया है कि ये अपना जो बनता है टैक्स वो दें, वरना ऐसा होगा कि यू कीप लूजिंग प्रोफेशनल्स टू अब्रॉड, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। इस पर एक खास एक मैं पॉइंट नोटिस करी थी कि कार्बन लेवी और सोलर पैनल्स पर 18% एक सेल्स टैक्स है। इस पर आप मजीद बात कर सकते हैं, क्या ये आपको रिग्रेसिव लगता है या दिस इज टोटली फाइन? देखें, एक तो बात यह है कि जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आसानी से एक्सप्लेन कर दूं। सबसे बड़ा जो जी कीमत का तयन है वो होता है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या चल रही है। प्लाट से हम जहाँ से प्राइस लेते हैं, आई थिंक सिंगापुर की लेते हैं, तो वो जैसे जैसे वेरी कर रही हो, इस वक्त चूंकि प्राइस हायर हुई थी हमें भी चेंज करना पड़ा। हम्म अब उस पर पहले सेल्स टैक्स होता था 18%। अच्छा, उसका जी मसला ये था कि सेल्स टैक्स चूंकि अगेन प्रोविंसेस के साथ शेयर होता था, तो उसको हमने एक पीडीएल, पेट्रोलियम हम्म डेवलपमेंट लेवल, चेंज कर दिया। वो 10 रुपए थी, आज 78 रुपए हो गई है। हम्म ये हमें करना पड़ा, इसलिए कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करेंगे तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसमें फंसे रहेंगे। अगर हम्म आपके पास इंपोर्ट्स फॉसिल फ्यूल से निकलेंगे नहीं, तो फॉसिल फ्यूल की कीमत हायर रखनी पड़ेगी, ताकि हम्म पाकिस्तान में आप उसकी इंपोर्ट यानी कि खपत को कम रखें, डिमांड कम रखें, सो दैट आपका इंपोर्ट बिल ना बढ़े। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये याद रखें मरियम, जब पाकिस्तान जी 60 डॉलर तेल पर होता है इंटरनेशनली, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो जाती है। पर हम 80-90 डॉलर पे जाते हैं, इकॉनमी डिस्टेबलाइज हो जाती है, इंपोर्ट का बिल बहुत राइज करता है। सो सोलर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन यू शुड बी सेइंग कि जी फिर तो सोलर पे आप टैक्स ही ना हम्म लगाएं। मैं एक्चुअल में इस बात से एग्री करता हूँ। इस पर लॉजिक जो है सोलर पे, वो 18% को 10% कर दिया है उन्होंने सेल्स हम्म टैक्स को। तो उन्होंने लॉजिक ये है जी कि लोकली सोलर जो पैनल्स बनते हैं उन पे तो 18% लगता है। तो फिर हम आईएमएफ को जाके ये कहेंगे यार 18 को भी जीरो कर दो। वो उस बात पे मानते ही नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए कि किसी चीज पे सेल्स टैक्स लगना है, सेल्स टैक्स हर चीज पे लगा दो। इसका जो असल लॉजिक है वो इज द फॉलोइंग, कि जिस तरह आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन करेंगे, जिस तरह टैक्सेशन का हुज्जम बढ़ेगा, हम्म 18% पाकिस्तान का सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। ये 15-12 पे आ जाना चाहिए, जैसे हम्म जैसे आप डिस्टॉर्शंस को उड़ाएंगे। अभी वैसे मेरा जाती ये ख्याल है कि जिस तरह, अगेन, सोलर इज अ स्टोरी विच टेल्स यू गुड इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? आपने कहा हम्म हम इंसेंटिव देते हैं, हम सेल्स टैक्स नहीं लेंगे। आपने कहा हम बिजली आपसे नेट मीटरिंग में खरीदेंगे। आपका 3 साल का पे बैक 4 साल का था, वो 2 साल हो गया। पाकिस्तान में एग्जैक्टली वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जहाँ पे सोलराइजेशन हुई है। यार मुझे ये समझाएं, ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कि यार पाकिस्तान डजंट रिएक्ट टू इंसेंटिव्स, पाकिस्तान डजंट रिएक्ट टू गुड इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान 100% रिएक्ट्स टू गुड। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंट है उसने रिएक्ट किया। मैंने जिस दिन मुझे ये पता लगा, मैंने सोलर अपने घरों में लगवाई, दफ्तरों में लगवाई। और जो जी लो वाला है जिसको आप नेट मीटरिंग भी नहीं देते, उसने तो कहा यार मैं सोलर बगैर नेट मीटरिंग के भी सारा दिन चला लूंगा। द पॉइंट हम्म कि सोलराइजेशन होनी ही होनी है। ये 10% लग गया है, ना लगता तो बेहतर था, ऑनेस्टली दैट्स माय ओपिनियन। क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस आर द फ्यूचर, ट्यूबवेल्स पे हो कहीं हो। आई रियली होप जी कि एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाए सोलर की, कि ये जो 10% है वो लोगों को पिंच ना करे, बिकॉज एफिशिएंसी जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, वो बढ़ जाए। आई मीन आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू राइट नाउ। तो हुकूमत का ये कहना है कि 40 ऐसे कुछ ऐसे एसओईज हैं जो वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। सर, इसका रोड मैप आपको क्या लगता है? So, Mariam, the other day I had a very long whole day lecture जी with the upcoming bureaucracy, और हमने यही सारा जो टॉपिक है वो डिस्कस किया। मैं बार बार आज आपके साथ इकोनॉमिक्स डिस्कस आसान लफ्जों में करते हुए कहता हूँ जी कि आपने जहाँ पे 3 काम किए, प्राइवेटाइज किया, हम्म डीरेगुलेट किया, और थोड़ा सा लिबरलाइज किया। यानी कि एक सेक्टर है जिसको हमने ये किया, जिसको आप कहते हैं टेलीफोनी, इंटरनेट। आप मुझे बता दें हम्म कि आपको वही स्पीड, कभी मैं आपसे पेरिस से बात करता हूँ, कभी मैं लाहौर से, कभी इस्लामाबाद से, हम्म एवरी
I get the same speed. So it's, that's a sector you've built up. आपकी सक्सेस स्टोरी है. जरा प्राइसेस का फॉल देखें, आप एक के पास ना जाएं. इतने सारे आपको चॉइसेस मिली हैं. सो कंज्यूमर चॉइसेस हैव इंक्रीज. नंबर टू. नंबर थ्री, स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस जो है वो इज ट्रिमेंडस. अब आप जरा ये देखें कि मैं जब भी आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं आपके स्टूडियो में हूँ, तो चलें ठीक है. अगर ना हूँ कभी स्टूडियो में और बाहर हूँ स्टूडियो से, तो हर वक्त फिक्र ये रहती है कोई भी जनरल जूम लिंक कहीं भी बात हो रही हो कि कहीं बिजली ना चली जाए. सो जस्ट जी कंपेयर. वन इज एन एनर्जी सेक्टर विच इज इन द ग्रिप ऑफ गवर्नमेंट. ट्रांसमिशन भी उनके पास है, जनरेशन भी उनके पास है, डिस्पैच भी उनके पास है, रिटेल भी उनके पास है, कलेक्शन भी उनके पास है. और हाल ये है कि 2400 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट है. इनएफिशिएंसीज हम्म अपनी जगह हैं. सो हमें बिल्कुल बढ़ना है इस तरफ. दूसरी, पीआईए को देख लें. मतलब तीसरी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. 14-15 जी में बड़े करीब थे, आई रिमेम्बर डूइंग इट. फिर पिछले साल किया. इस वक्त एक क्लीन बैलेंस शीट है, बट पीआईए इज यू नो हैज 20 एयरक्राफ्ट्स, 20-21 ऑपरेट कर रहे हैं. 20-20 साल का टाइम पीरियड है. इस वक्त रूट्स पेरिस के अलावा खुला कोई नहीं है. यूरोप और यूके में एक कनाडा की फ्लाइट करते हैं. सो देर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इट्स नॉट एन ईजी सेल. हम्म कैसे हम उसको आगे लेकर बढ़ेंगे और हम कामयाब होंगे. देर इज गुड इंटरेस्ट. सो आई रियली होप कि ट्रांजैक्शन जो है वो एफए और प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस तरह डेवलप करेगा. मेरे ख्याल है अगर ये इन दो सेक्टर्स पे कंसंट्रेट करें तो आपको हम्म प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहिए. लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, नौकरियां हर सेक्टर में, बैंक्स में भी बढ़ी हैं, टेलीफोनी में भी बढ़ी हैं. ये दोनों सेक्टर को हमने जाने दिया है अपने हाथ से. अगर पीआईए को, अगर एनर्जी सेक्टर को भी इस तरह करेंगे, सुई हम्म कंपनीज को भी इस तरह करेंगे, कंपेटिटिव मार्केट बिल्ड होगी. ग्रोथ पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से आनी है. इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पाकिस्तान का 13.8% है. ये जी लोएस्ट इन द रीजन नहीं है सिर्फ. ये ईस्ट एशिया, चाइना से, वियतनाम से कंपेयर करें, वो 35 से 40% इन्वेस्ट हम्म करते हैं अपनी इकोनॉमी के हुजम का. आप बच्चे को 8 घंटे पढ़ाएंगे या 2 घंटे पढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट फर्क आएगा. इसको इसी तरह समझ लें कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें उतना ही वो ग्रूम होगा. जितना इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट होगा उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है. और वो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिएट होगी. स्टेट बिजनेसेस से हम्म भी निकलेगी. स्टेट अपने फुटप्रिंट को भी कम करेगी. डीरेगुलेट करके जगह दी जाएगी. जो कबाहतें हैं बिजनेस खोलने की, चलाने की और बंद करने की, ये 3 स्टेजेस है ना. जरूरी नहीं कि हम्म मरियम बिजनेस करती हैं और वो अच्छा वो बंद करने की भी सहूलत होनी चाहिए. सो ये 3 स्टेजेस हैं, इसको ठीक करें. और थोड़ी सी लिबरलाइजेशन इन द सेंस करें हम्म कि पीट करने दें. डॉन एक चैनल है, लेट्स से हम पीटीवी के अलावा लाइसेंस ही किसी को ना देते, तो मुझे बता जी दें, जितने कैमरामैन है हमारे सामने, आपकी प्रोड्यूसर हैं, आप हैं, क्या जी ये नौकरियां क्रिएट हो सकती थी? यार ये एब्सोल्युटली पाकिस्तान नॉट की कामयाब स्टोरी है ना कि 80 चैनल चल चल रहे हैं और एक कंपेटिटिव मार्केट है. You are trying to give the best. Let's say you were a sole monopoly. There was one channel called Dawn in Pakistan. It was run by the हम्म state. Nothing else. It won't work. मैं आपको दूसरी कहानी भी बता देता हूँ कि इस वक्त जी 100 जहाज, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पाकिस्तान में 100 जहाज पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऑपरेट कर रहे हैं. ये आपने आने दिया बाकी एयरलाइंस को, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं. बाकी हम्म सारी एयरलाइंस प्रॉफिट में हैं और ठीक कर रही हैं. ठीक है, पीआईए की तो लेगेसी इश्यूज हैं, वो मैं एक फर्क जी रखता हूँ. वो तो इसके उसके ऊपर हम एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं पीआईए के ऊपर. ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है. मैंने आपसे हम्म जितना आज डिस्कशन की है वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को ठीक करने पे की है, पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव मार्केट्स क्रिएट करने पे की है. और सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने आपको पाकिस्तान की ही कामयाबी की भी मिसाल दी है. मैं आपको ये नहीं स्टोरी हम्म बता रहा कि वेस्ट में क्या होता है. आप जी जी अपनी इन मिसालों से समझें. और अब बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है. देखिए, कोई भी ये एशियन टाइगर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हार्ड वर्क या ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स और सबसे बढ़ के पब्लिक सेक्टर में कंपिटिटिव और जिसे कहेंगे एटमॉस्फेयर बनाएं और ऐसी एचआर लाएं. एचआर इज पॉलिसी. पाकिस्तान का कोर इशू ये सब काम ना होने का, इसके हम इतनी कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड कर पाते कि हम इतनी डीप थिंकिंग करके इस तरह के, जिसे कहेंगे, रिजल्ट्स विच आर बेस्ड हम्म ऑन सेंट्रिक टू द एनवायरनमेंट, सेंट्रिक ऑन पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिनको मेन धारों में लाना है.
I think if we write that story for the next 3 to 5 years, Pakistan can have a good future. Okay, so one more question. आपको इस बजट में कोई कमी नजर आती है? Do you feel like कोई एक रिफॉर्म है जो इस बजट में शामिल होनी चाहिए थी जो शामिल इस वक्त नहीं है? जरूर। आई थिंक एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट जो है जी उसमें जो वफाक के सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें से निकलना चाहिए था, यानी कि 17 सब्जेक्ट हम्म ऐसे हैं जो प्रोविंसेस के हैं। आई थिंक कि ज़रूर आपको ये मूव करना है कि आपने 43 डिवीजन से ही हुकूमत चलानी है या ये कम जी डिवीजन से भी हुकूमत चल सकती है। नंबर 3, एक्सपेंडिचर साइड पे 1000 अरब की जो सब्सिडी है उसको, हम्म ये जो सब्सिडी हम देते हैं ना, 54% जो मेरा डोमेस्टिक कस्टमर है ना वो 200 से नीचे है, उसको मैं 10-12 रुपए की बिजली देता हूँ। इसको समझें। वो ये हम्म मानता ही नहीं है, वो कहता है जी मुझे स्टेट क्या दे रही है, वो 10-12 रुपए की बिजली देने के लिए 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देता हूँ। बिजली की कीमत चार्ज करें जो कंपनीज करना चाहती हैं, ये सारी हम्म डिस्टॉर्शन उड़ा दें और उन्हें कहें कि भाई बहन, ये आपको हम एक इनकम सपोर्ट पहले देते थे 716 अरब या जो भी बनता है हम्म इस साल, इसमें हम ये 300 अरब ऐड कर रहे हैं। ये आप बिजली पे खर्च करें, लालटेन जलाएं, सूरज की रोशनी में पड़ें, इट्स अप टू यू। गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस ऑफ डिस्टॉर्टिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान। तीसरा जो हम्म रिफॉर्म है वो मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट पे मूव करना चाहिए, कर भी रहे हैं मैं मानता हूँ, पर बड़ी हम्म क्विकली करना चाहिए, उससे सारे पैसे एक जगह आएंगे, वहां पे सेविंग्स होगी। और चौथा रिफॉर्म जो है, प्राइवेटाइजेशन के पैसे कम रखे हैं। चले मैं हम्म मान सकता हूं, फंड नहीं मानता होगा, प्राइवेटाइजेशन को फुल थ्रॉटल पे करना चाहिए। एटमॉस्फेयर भी है, पाकिस्तान ब्रांड भी ठीक है, दुनिया भी शायद मानने को तैयार हो जाएगी। आई जी अंडरस्टैंड वी लिव इन अ डिफिकल्ट रीजन, बट पाकिस्तान हैज डन वेल। दिस इज अ गुड टाइम टू गो फुल थ्रॉटल ऑन दैट। Thank you so much, sir, for your insights. Business Matters के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदाफिज.